प्यारे बच्चों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ ही सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। आप प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। भारतीय संस्कृति के उन्नायक, विश्व के समक्ष गणित और ज्योतिषी के क्षेत्र में भारत की धाक जमाने वाले आर्यभट्ट का नाम बहुत गौरव के साथ लिया जाता है। ये बचपन से ही मेधावी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। गणित और ज्योतिषी के क्षेत्र में अनेक गूढ़ तथ्यों की जानकारी सप्रमाण प्रस्तुत करके विश्व प्रसिद्ध हो गए। तो लगभग आज से करीब 1500 साल पहले, आज का जो पटना शहर है उसे पाटलिपुत्र कहते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक फूलों के बगीचे थे, इसलिए इसका नाम कुसुमपुर भी पड़ा। पाटलिपुत्र नगर नंद और मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा है। यहाँ पर प्रख्यात विश्वविद्यालय नालंदा भी है, जो पटना से ज़्यादा दूर नहीं था। उस समय पाटलिपुत्र नगर ज्योतिषी के अध्ययन के लिए मशहूर था। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर पूरे शहर में काफ़ी चहल पहल थी। यहाँ गंगा, सोन और गंडक नदियाँ के संगम की ओर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। यानी संगम की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे थे सवेरे सवेरे और बहुत भीड़ लगी हुई थी। और यह माना जा रहा था कि आज सूर्य ग्रहण है और आज राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाएगा। इसके लिए जल्दी वो सूर्य को मुक्त करें, तो हमें अधिक से अधिक उपवास रखें, पूजा पाठ करें, खूब दान पुण्य करें, जिससे वह जल्दी से सूर्य देवता को मुक्त कर दे। सभी ओर ये आवाज़ें सुनाई दे रही थीं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, यानी जब आप दान दें तो ग्रहण समाप्त हो। यही जो शहर था, इसकी कुछ दूरी पर पाटलिपुत्र में एक आश्रम पर दूसरा ही माहौल था। यह आश्रम एक टीले पर था। यहाँ जो आश्रम है, इसमें आंगन में तांबे, पीतल, लकड़ी की तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। इनमें कुछ गोल भी थे, कुछ कटोरे के जैसे भी थे, कुछ वर्तुलाकार थे और कुछ शंक्वाकार। शंक्वाकार का मतलब जैसे जोकर की टोपी। वास्तव में यह एक वेधशाला थी, यानी जहाँ पर ज्योतिषी गणितज्ञों की जो गणना है गणित की वो की जाती है, अर्थात प्रयोगशाला थी। यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध ज्योतिषी बैठे हुए थे, साथ ही वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी एकत्र थे। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। राहु है जो सूर्य को निगल रहा है। तो यहाँ पर जो ये यंत्र थे, उनके चारों तरफ प्रसिद्ध ज्योतिषी और वहाँ के विद्यार्थी बैठे हुए थे। वहाँ विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे थे कि धर्म ग्रंथों के अनुसार जो राहु नाम का राक्षस है वह सूर्य और चंद्रमा को निगल लेता है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। वहाँ जो विद्यार्थी बैठे थे उनमें एक तरुण विद्यार्थी भी था। वह यह कह रहा था कि नहीं, ये सब किंवदंतियाँ हैं, पुरानी बातें हैं, ऐसा नहीं होता। पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसकी छाया सूर्य पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण होता है। वह ऐसा सभी विद्यार्थियों को समझा रहा था। यह विद्यार्थी कौन था? तो यह विद्यार्थी था आर्यभट्ट। अब ज़्यादातर आर्यभट्ट को कुछ लोग आर्यभट्ट भी कह देते हैं, लेकिन सही नाम उनका आर्यभट्ट है। भट्ट का मतलब होता है योद्धा। तो इस प्रकार वहाँ पर वेधशाला में ये सब चल रहा था। और यहाँ पर यह चित्र बना हुआ है आर्यभट्ट का। ये जो आर्यभट्ट हैं, इनका जन्म जो है वह दक्षिणापथ में गोदावरी तटीय क्षेत्र के अस्मक जनपद क्षेत्र होते थे, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इसलिए इन्हें अस्मकाचार्य भी
कहा जाता है। इनके मतलब नाम भी दिया गया। गणित और ज्योतिषी के अध्ययन में इनकी विशेष रुचि रही और इन्होंने किसी भी बात को आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। उस समय एक और बात प्रसिद्ध थी कि हमारी पृथ्वी स्थिर है। तो उन्होंने कहा, सब लोग इस बात को मानते थे। इन्होंने कहा नहीं, हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। अब लोग इसको मानने तैयार नहीं थे, तो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक नाव यदि नदी की धारा की दिशा में बहे और उसमें जो व्यक्ति बैठा है तो वो देखता है कि जो आसपास की वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, वो उल्टी दिशा में जाते हुए अनुभव होता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जो हम भी उसमें हैं पृथ्वी में, तो हम भी घूम रहे, तो हमें वह सारी जो वस्तुएं हैं पृथ्वी के बाहर की, वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती हुई समझ में आती हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि तारामंडल स्थिर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है। आप भी बस या ट्रेन में आपने यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि जो सारे पौधे हैं वो पीछे की उल्टी दिशा में जाते हुए हमें दिखाई देते हैं, जबकि पेड़ पौधे तो स्थिर हैं। बस चल रही है, ट्रेन चल रही है। तो इस प्रकार उन्होंने एक नाव के उदाहरण के द्वारा समझाया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन, इन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया। पहले 1 से गिनती शुरू होती थी, इन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया। 0 1 2 3 इस प्रकार से केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना, इस दार्शनिक स्थान जो है स्थानमान अंक पद्धति को इन्होंने प्रचलन में लाए। इन्होंने वृंद यानी अरब तक की दशमलव संज्ञाएं देकर के लिखा। इनमें प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना होता है, यह भी इन्होंने बताया। वास्तव में जो आर्यभट्ट हैं, लोग इनको लगभग भूल चुके थे, लेकिन बाद में जो हमारे महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ जी हैं, उन्होंने 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्टी की ताड़पत्र की पोथियां खोज की और इनका विवरण प्रकाशित किया, और इस प्रकार लोगों ने आर्यभट्ट के बारे में जाना। बाद में भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम भी आर्यभट्ट दिया गया, जिसे 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा थे। तो इस प्रकार आर्यभट्ट के बारे में दिया गया है। इसके लेखक हैं गुणा। अब देखेंगे हम अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। आपकी पुस्तक में पीछे हैं, उनमें से खोज कर लिखना है। कीर्ति यानी यश, संगम यानी मिलान या समागम भी बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलान के स्थान। प्रलय यानी सर्वनाश या बर्बादी। शंकु यानी शंकु के आकार वाला। वेधशाला, शंकु यानी जैसे जोकर की टोपी होती है। वेधशाला यानी तारों और नक्षत्रों के अध्ययन के लिए बनी प्रयोगशाला, शोधशाला। धारणा यानी मत। प्रख्यात यानी प्रसिद्ध। घृणित यानी घृणा करने योग्य। पद्धति यानी ढंग। सूत्रबद्ध यानी धागे में बंधा हुआ। और आसन्न यानी समीप या पास। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क नंबर का है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो आपको मालूम है, पाटलिपुत्र। ख प्रश्न है, पटना के पास कौन सा विख्यात विश्वविद्यालय है? तो पटना के पास नालंदा विश्वविद्यालय था, जो अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ग है, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ? तो गंगा, सोन और गंडक नदियों का। वेधशाला किसे कहते हैं? ग नंबर का है। वेधशाला में तारामंडल और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है। यह एक प्रयोगशाला ही होती है जिसमें ज्योतिषी ग्रहण आदि के लगने और समाप्त होने के समय की भविष्यवाणी करते हैं। भट्ट शब्द का आशय क्या है? तो भट्ट का शब्द का आशय योद्धा होता है। 4 नंबर पर है, आर्यभट्टी पुस्तक के कौन कौन से 4 भाग हैं? तो
इसको 4 भाग हैं। पहला है 10 गीतिका, दूसरा गणित, तीसरा काल क्रिया, चौथा गोल। आर्यभट्टी पुस्तक संस्कृत भाषा में रचित है और इसकी रचना पद्यात्मक है। 6 नंबर पर है आर्यभट्टी के ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की? तो महाराष्ट्र के डॉक्टर भाऊ दाजी ने 1864 में की थी। यह मलयालम लिपि में लिखी हुई थी। उन्होंने ही इनका विवरण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। बड़े प्रश्न। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में जोशी और विद्यार्थी क्यों एकत्रित हुए थे? तो पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में जोशी और विद्यार्थी एकत्रित हुए थे। यह आश्रम टीले पर था। वहाँ बड़ी चहल पहल थी। यह आश्रम भी कुछ भिन्न प्रकार का ही था। टीले पर बसे इस आश्रम का लंबा चौड़ा आंगन था। उस आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी से निर्मित अनेक तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोलाकार थे, कुछ कटोरे जैसे और कुछ वर्तुलाकार तथा कुछ शंकु के आकार के थे। वास्तव में यह एक वेधशाला थी। इन यंत्रों के आसपास कितने ही जोशी बैठे हुए थे। वे सभी बहुत प्रसिद्ध थे। साथ ही वहाँ अनेक विद्यार्थी भी बैठे थे। वे वहाँ इकट्ठे होकर हिसाब लगा रहे थे भविष्यवाणी का, जो उन्होंने की थी कि ग्रहण कितने समय लगेगा, कहाँ दिखाई देगा और इस ग्रहण का समय क्या होगा। वे अपनी गणना के अनुसार ही की गई भविष्यवाणी की सत्यता की परख करने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे। ख नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह समझाया? तो आर्यभट्ट ने कभी भी आंख मूंदकर पुरानी गलत धारणाओं को स्वीकार नहीं किया। वे अपने विचारों को बिना झिझक और भय के प्रस्तुत करते थे। उन्होंने ग्रहण और आकाश की अनेक घटनाओं के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखे। उन्होंने लोगों को खुलकर बताया कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, वह स्थिर नहीं है। आकाश तारामंडल स्थिर है। आर्यभट्ट ने इसे स्पष्ट करने के लिए कि पृथ्वी धुरी पर अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसके साथ ही हम भी घूमते हैं, इसलिए आकाश स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जान पड़ता है। आर्यभट्ट ने ग्रहण और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में क्या विचार व्यक्त किए? कुछ आचार्य और विद्यार्थी पाटलिपुत्र के आश्रम की वेधशाला में बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है। उनमें से कुछ कह रहे थे कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा को निगल लेता है। हमें चाहिए कि इन ग्रंथों की बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। परंतु वहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी मंडल में से एक युवा तरुण विद्यार्थी बैठा हुआ था। वह अपने साथियों को समझा रहा था कि पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण, इसी तरह जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य पर पड़ती है और सूर्य को वह ढक लेती है और सूर्य ग्रहण। राहु नाम का राक्षस सूर्य अथवा चंद्रमा को नहीं निकलता है। यह सब कपोल कल्पित धारणा यानी पुरानी बातें हैं। हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की क्या देन है? ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्यांक को व्यक्त करना है। यानी पहले शून्य का आविष्कार नहीं हुआ, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। इस दार्शनिक स्थान पर जो मान है, अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 300-400 वर्ष पहले हो चुकी थी। आर्यभट्ट इस नई संख्या पद्धति से परिचित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ के शुरू में वृंद अर्थात अरब तक के 10 गुणोत्तर संज्ञान दे करके लिखा है कि इनमें प्रत्येक स्थान पर पिछले स्थान से 10 गुना है। यानी कोई भी संख्या है वह उसकी 10 गुनी है। आर्यभट्ट ने हमारे देश में गणित ज्योतिषी के अध्ययन की एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू की। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को बहुत बड़ी उपलब्धि दी।
अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा क्यों कहते हैं? आर्यभट्ट दक्षिणापथ में गोदावरी तट के क्षेत्र में अस्मक जनपद के रहने वाले थे। वो उस समय जनपद क्षेत्र चलते थे, बाद में यह अस्मकाचार्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। आर्यभट्ट बचपन से ही तेज बुद्धि वाले थे। वे गणित और ज्योतिषी के अध्ययन में गहरी रुचि लेते थे। वे दोनों विषय गणित और ज्योतिषी के अध्ययन के लिए अस्मक जनपद से पाटलिपुत्र पहुँचे। इन दोनों स्थानों के मध्य की दूरी हजारों मील थी। आर्यभट्ट आँख मूंदकर पुरानी गलत बातें नहीं मानते थे। वे सदा ही अपने विचार धारा को बिना किसी डर के और बिना झिझक के प्रस्तुत करते थे। ग्रहण संबंधी बात ही नहीं, दूसरी आकाशीय घटनाओं के संबंध में भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार रखते थे। वे एक साहसी ज्योतिषी वैज्ञानिक थे। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे। वे सबसे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट ने हमारे देश में गणित और ज्योतिषी के अध्ययन को एक नई व्यवस्था स्वस्थ परंपरा शुरू की। इसलिए आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा कहा जाता है। प्रश्न 4, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाक्य के सामने कोष्ठक में दिए गए शब्द से छांटकर कीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर खाली स्थान से खाली स्थान दिशा में घूमती है। तो ये कहाँ से कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले में पश्चिम भर दीजिए, दूसरे में पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? तो ये अब आपको रट ही गया होगा, आर्यभट्ट। अगला है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय था। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।